14 अक्टूबर 1956 यानी कि वो दिवस जिस दिवस को पूरे इतिहास ने डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर द्वारा की गई धम्म क्रांति के रूप में दर्ज किया। यानी कि बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने स्वयं तो बुद्ध धम्म की दीक्षा ली, लेकिन अपने लाखों अनुयायियों को बुद्ध के धम्म की दीक्षा दी। और बुद्ध धम्म दीक्षा के इस आलोक में कई जीवन उजाले में नहाने लगे। आइए आज उसी उजाले के साथ आपको जोड़ते हैं। 66 साल का वक्त बीत चुका है और इन 66 सालों में बाबा साहेब की इस धम्म क्रांति का कितना प्रभाव दिखता है, कितना प्रतिबिंब दिखता है, उस प्रतिबिंब को आपके पास ये पहुंचाने का क्रम चल रहा है। और इस क्रम में आपने देखा कि कई संस्थाएं जो बाबा साहेब की इस धम्म क्रांति से प्रेरित होकर, बाबा साहेब के विचारों से प्रेरित होकर, उनके व्यक्तित्व से प्रेरित होकर वो आम जनजीवन को ऊंचा उठाने के लिए कार्यरत है। आज हम पहुंचे हैं बुद्ध विहार समन्वय समिति के पास, एक ऐसी समिति जो बुद्ध विहारों के बीच समन्वय स्थापित करती है। यानी कि आप समझिएगा कि 1956 के बाद एक बड़ी घटना हुई और वो घटना ये हुई कि जो पुरातन प्रार्थनालय थे अपनी अपनी आस्थाओं के, वो आस्थाओं के प्रार्थनालयों को उन लोगों ने, जिन लोगों ने बाबा साहेब के साथ बुद्ध धम्म की दीक्षा ली, वो तो छोड़ दिए। नए प्रार्थनालय उनके पास आए जिन्हें बुद्ध विहार कहा गया। और ये जो बुद्ध विहार है, जिन बुद्ध विहारों में ये अलग अलग बस्तियों में थे, अलग अलग जगह में थे। कई बार तो ऐसा भी हुआ कि बाबा साहेब की बात सुनकर वे जो आगे बढ़े, तो बाबा साहेब का एक आदेश भी था उनके पास कि ये गांव छोड़ो, शहर की ओर चलो। तो बाबा साहेब की बात सुने तो शहरों की ओर जब आए तो शहर के किनारे किनारे बसे। लेकिन बाबा साहेब की प्रेरणा तो थी और धम्म क्रांति हृदय में थी। तो ये जो किनारे किनारे जो बुद्ध विहार बने, इनके समन्वय की भी जरूरत पड़ी। लेकिन वास्तव में इसकी क्या आवश्यकता है, ये तो समन्वय समिति बताएगी। हमारे साथ है समन्वय समिति के वो कार्यकर्ता। वैसे तो ये समन्वय समिति बड़े कार्यकर्ताओं का एक बड़ा संगठन है, लेकिन इसके मुख्य संगठक अशोक सरस्वती जी, प्रोफेसर घनश्याम धाबर्डे जी, बबन चाहंदे जी और उनके सारे सहयोगी चंद्रशेखर शेंडे जी, अशोक पाटिल साहब, ये सब यहाँ उपस्थित है। लेकिन ये एक संगठन बड़ा है। तो हम लोग अशोक सरस्वती जी से इस बातचीत को शुरू करेंगे। अशोक सरस्वती जी, नमो बुद्धाय, जय भीम। एक बात तो हम आपसे यहीं से चालू करना चाहेंगे कि ये क्या जरूरत पड़ी कि बुद्ध विहारों का समन्वय होना चाहिए? मैं पहले तो आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि हम जो करना चाहते हैं, जिस पवित्र हेतु से हम करना चाहते हैं, आपके माध्यम से भारत के कोने कोने में ये बात जाएंगी। नहीं तो हम तो कितना दिन पैदल चलेंगे, कितना दिन जाएंगे, वो तो इसीलिए आप लोगों का। लेकिन हम तो आपके प्रति ये बात कहेंगे कि ये मंच आपका है और आपकी बात को पहुंचाना यही उसका उद्देश्य भी है। डॉक्टर साहब, मैं पहले मेरे साथियों का परिचय करा दूं, क्योंकि समिति का मैं अध्यक्ष हूं, लेकिन एक आदमी दुनिया में कुछ भी नहीं कर सकता। ये हमारा संघ है, सांघिक कार्य है। बबन राव चाहंदे ये हमारे समिति के ज्येष्ठ उपाध्यक्ष है और ए.के. पाटिल ये सचिव है, ये प्रशासन चलाते समिति का। प्राध्यापक घनश्याम धाबर्डे ये महाराष्ट्र के महासचिव है, अच्छे खासे वक्ता है, विचारवंत है, अभ्यासक है। और दूसरे हमारे चंद्रशेखर जी शेंडे बहुत ही होनहार कलावंत है। और ये हमारा समिति का जो सांस्कृतिक डिपार्टमेंट है और खेलकूद का डिपार्टमेंट है, प्रोफेसर आनंद वासनिक और ये चंद्रशेखर जी शेंडे, ये दोनों के तरफ वो काम दिया है जी। और ये जो 4 लोग यहाँ पे बैठे हैं, ये 4 सेक्टर के 4 एक दिग्गज लोग हैं। मतलब इनको स्तंभ कहा जाए। ये बिल्कुल ये स्तंभ है। हम ये जानना चाह रहे थे कि बुद्ध विहार समन्वय समिति, इसकी जरूरत क्या पड़ी, क्योंकि बुद्ध विहारों का समन्वय करने की। बाबा साहेब अंबेडकर ने जब दीक्षा दी, तब बाबा साहब कहते थे, 2 बातें बाबा साहब ने बहुत सटीक कही। क्या कहते बाबा साहब?
तुम लोग तुम्हारे ऐहिक सुख के लिए धम्म की दीक्षा लो। ये पहली बात, ये तो व्यक्तिगत हो गई। दूसरी बात, सांघिक बताते हैं कि समाज का पुनर्निर्माण, पुनर्रचना, जो विषमता के आधार पर, जाति के आधार पर जो हमारी सिस्टम है भारत में, मनुवादी सिस्टम, ये तो समता के आधार पर नहीं है। इससे तो लोग दुखी हो गए। तो बाबा साहब का एक आशावाद था कि बुद्ध धम्म ही ये समता का पुनर्निर्माण कर सकता है। इसीलिए आप सब लोग धम्म की दीक्षा इसीलिए लो कि आपको भारतीय समाज का पुनर्निर्माण करना है। ये सामूहिक हो गए। ये दो बड़े उद्देश्य है। मतलब बाबा साहब के जो उद्देश्य रहे कि धम्म दीक्षा क्यों होनी चाहिए, ये दो उद्देश्य से बाबा साहब ने धम्म दीक्षा दी। तो व्यक्तिगत सुख के लिए, निर्वाण की प्राप्ति, तन्न खयो सब दुखं जिनाति, यानी तृष्णा का नाश होने से दुख नष्ट हो जाता है। तो तृष्णा का नाश करने के लिए आप पंचशील का पालन करो, अष्टशील का पालन करो, दशशील का पालन करो और निर्वाण का परम सुख आप हासिल करो। बाबा साहब ये चाहते हैं, बुद्ध का मार्ग ऐसा बताए। और जब हमने दीक्षा ली लोगों ने 56 में, तो उस समय तो लोगों को बुद्ध धम्म क्या है पता नहीं था। बाबा साहब अगर कहते कि मुसलमान बनो, लोग मुसलमान बनते। अगर वो चाहते, कहते कि क्रिश्चियन बनो, लोग क्रिश्चियन बनते। वो उन्होंने अगर खुद नया धर्म निकालते तो लोग नए धर्म में चले जाते। लेकिन बाबा साहब ने बुद्ध धम्म ही क्यों दिया? तो एक तीसरा कारण यह है कि तुम दुनिया का हिस्सा बनो। जापान में भी तुम्हारा भाई रहना चाहिए, अमेरिका में, इंग्लैंड में, थाईलैंड में तुम्हारा भाई रहना चाहिए। तो आज हमें ऐसा लगता है कि जब हम थाईलैंड जाते, तिब्बत जाते, हम वियतनाम जाते, ब्रिटेन जाते, तो जब हम वहां पे विहार दिखते, बौद्ध उपासक को हम देखते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि अरे नहीं, हम तो दुनिया का एक हिस्सा है। खैरलान जी का जब प्रकरण हुआ तो जापान के बौद्धों ने आवाज उठाई, अमेरिका के बौद्धों ने आवाज उठाई, ब्रिटेन के बौद्धों ने आवाज उठाई, तिब्बत के बौद्धों ने आवाज उठाई। बाबा साहब का वो सपना वो उससे पूरा हो गया एक बात का। तो इसीलिए बुद्ध विहार एक नंबर बाबा साहब कहते, धम्म का अगर प्रसार प्रचार करना है तो बुद्ध विहार होना। दूसरी बात बाबा साहब कहते हैं, धम्म का मार्गदर्शन, उपदेश के लिए बौद्ध भिक्खु होना। तीसरी बात, धम्म का ग्रंथ होना। और चौथी बात, उपासना के लिए एक उपासना स्थल होना, यानी कि बुद्ध विहार होना। तो बाबा साहब ने बुद्ध यानी धम्मा लिख दिया, एक तो जरूरत पूरी हो गई। भिक्खु नहीं बने थे तो लोग भिक्खु भी बन गए। बुद्ध विहार नहीं थे तो बुद्ध विहार भी बन गए। महाराष्ट्र में 20,000 बुद्ध विहार है जी, छोटे बड़े। नागपुर शहर में 530 बुद्ध विहार है और नागपुर जिले के ग्रामीण भाग में 627 बुद्ध विहार है। ये मेरे पास में उसका सब यानी डेटा है। तो ये, लेकिन एक बुद्ध विहार का दूसरा बुद्ध विहार, दूसरे बुद्ध विहार का तीसरा बुद्ध विहार से कोई ऐसा संपर्क नहीं। जैसा शंकराचार्य के 4 मठ है, उनके अनेक अखाड़े हैं, तो उनका एक कोऑर्डिनेशन है। क्रिश्चियनों के जितने भी दुनिया में चर्च होंगे, उन सारे चर्चों का कोऑर्डिनेशन होता है। तो ये कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए, मतलब ये जो समितियां हैं विहारों की, इसके लिए बुद्ध विहार समन्वय समिति की स्थापना हुई। ये एक उसका एक सीधा साधा उद्देश्य है
लेकिन वो केवल उतना ही उद्देश्य नहीं, ये बड़ा उद्देश्य है, लेकिन उतना ही उद्देश्य नहीं है। दूसरा उद्देश्य है कि बुद्ध विहारों का जो अभी तक निर्माण हुआ उसमें बुद्ध विहार संस्कृति निर्माण ही नहीं हुई। हम इसके पीछे एक दूसरी वजह ये भी है कि एक बुद्ध विहारों की संस्कृति का भी निर्माण होना चाहिए। बुद्ध विहार संस्कृति निर्माण करना ये हमारा लॉन्ग टर्म का उद्देश्य है। तो देखिएगा कि एक संस्कृति के खिलाफ एक दूसरी संस्कृति को खड़ा करना होता है। ये कहने से काम नहीं चलता कि ये फलां चीज को छोड़ दो, क्योंकि हमारा मन इसी बात के लिए तैयार होता है कि किसी बात को छोड़ दिया जाए तो उसकी जगह पर क्या स्वीकार किया जाए, तो उसे एक विकल्प देना होता है। और इस विकल्प पर बुद्ध विहार समन्वय समिति, हम लोग अशोक सरस्वती जी से जब बात कर रहे थे, उनका ये कहना था कि एक नई संस्कृति, मतलब एक बुद्ध विहारों की संस्कृति, जो बुद्ध विहारों की संस्कृति अपने सांस्कृतिक मूल्यों के साथ आगे बढ़े। हम लोग अशोक सरस्वती जी के पास पुनः एक बार आएंगे, लेकिन हम जरा चलेंगे बबन जी चांदे के पास। चांदे साहब, हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि जय भीम, हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि बुद्ध विहार समन्वय समिति जब इस काम के लिए आगे बढ़ती है तो इस समिति का दायरा कहाँ तक है? क्या ये किसी जिले पर काम कर रही है या किसी स्टेट पर काम कर रही है या समूचे भारत में इसका लक्ष्य है? नहीं, इसका लक्ष्य तो पूरा भारत है। बुद्ध विहार समन्वय समिति का जो पिछले साल नासिक में एक राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ, जिसमें हमें कम से कम 19 से 20 राज्यों से प्रतिसाद भी मिला था। वहाँ से प्रतिनिधि भी आए थे वो राष्ट्रीय अधिवेशन में भाग हिस्सा लेने के लिए। तो ये जो है ये इसका दायरा बहुत बढ़ाना है, आगे विस्तार करना है इसका, कि पूरे भारत भर में हम ये काम कर सकेंगे। तो हम अकेले तो वहाँ पूरे भारत भर में नहीं घूम सकते ना, उस राज्य के उस विहारों के जो कार्यकर्ता लोग हैं वो आगे आएंगे और वो आगे आकर काम करेंगे ये सब। और उसके पीछे उद्देश्य ये है कि जैसा अशोक बहुबोधि जी ने जो बताया कि हमारा जो दायरा, कि हमारा जो बुद्ध विहारों का सांस्कृतिक केंद्र जो है ये विहार रहेगा। और ये आज हम नहीं कर रहे, नया कुछ नहीं कर रहे हैं, ये तो इतिहास है। ये अच्छा, मतलब जो बौद्धों की पुरातन संस्कृति रही, ये उसी का पुनर्जागरण है। बिल्कुल बिल्कुल, ये पुनर्जागरण है। अपने देश में आज जो बिहार नाम से जो राज्य पहचाना जाता है वो विहार था ना, विहारों का था। सबसे पहले विहार वहां बने और तथागत बुद्ध का भी जो मार्ग था वो वहीं से था और उनका कार्य भी उस एरिया में ज्यादा था। तो इतने विहार बने थे और राजाश्रय भी था तब। तो अब तो लोकाश्रय में विहार खड़े हो रहे हैं। शुरू में बाल्यावस्था में थे हम 1956 के बाद में, तो जिसको जैसा लगा लोगों को उत्स्फूर्तता से विहार बनाए, जो कि लगते हैं कि विहार है कि मकान है, इस प्रकार के। नहीं तो विहारों का भी अपना एक कल्चर है बनाने का, उसका जो स्थापत्य शैली जो है उसकी वो भी एक अलग है, कि दुनिया के अंदर में इसका स्टडी किया जाता है बुद्ध विहारों के स्थापत्य कला का। तो ऐसा ये एक इतिहास है, वो इतिहास को हमें जगाना है, आगे बढ़ाना है। अब शुरू में तो ऐसा भी हमें अनुभव आते हैं कि विहारों की स्थिति ठीक नहीं है, तो ये तो होना है, ये शुरू का काल है। अभी भी 66 साल हुए तो बहुत समय गया, ऐसा नहीं है। और लोगों में एक व्यक्तिगत अहंकार भी होता है कि मैंने इस बुद्ध विहार को बनाने के लिए बड़ी मेहनत की है, तो मेरा पूरा हक इसी के ऊपर में है, मेरा ही हक है। तो एक्चुअली अपन किसके लिए बनाते, खुद के लिए नहीं बनाते ना। जी जी, वो किसके लिए बनाया, जो बौद्ध है उनके लिए। तो हमारा जो भी कल्चर है वो ये बुद्ध विहारों को केंद्रित करके हमारा कल्चर आगे बढ़ना चाहिए, तब जाके ये विहारों का महत्व जो है वो भी, जैसे कि आप और धर्मों का भी अगर आप विचार करेंगे कि सिखों का गुरुद्वारा है, तो गुरुद्वारा उनके लिए प्राण से प्रिय रहता है, उनके हर कार्य वहां से ये स्थिति बने इसके लिए तैयारी कर रही है समन्वय समिति। देखिएगा, ये बात तो बिल्कुल सत्य है कि जो हमारे आसपास की चीज़ें होती है उसका प्रतिबिंब तो मिलता ही है। तो यहाँ भी लोग जब आगे बढ़ रहे हैं तो उनके आसपास की जो चीज़ें हैं उसका प्रतिबिंब मिलेगा ही। हम चलेंगे प्रोफेसर घनश्याम धाबड़ी जी के पास। प्रोफेसर साहब,
जय भीम सर। जय भीम। हम आपसे ये समझना चाहेंगे, अभी हमने अशोक सरस्वती जी से बात की, बबन चाहंदे जी से बात की, आपसे हम ये समझना चाह रहे हैं कि ये जो बुद्ध विहार समन्वय समिति है, इस समिति को क्या लगता है कि क्या ऐसे किसी कार्यक्रम को, क्योंकि बौद्धों के सेगमेंट में एक बात कही जाती है कि, और बाबा साहेब भी ये सिखाते हैं कि जन्म से कोई बौद्ध नहीं होता, जन्म के साथ कोई बौद्ध के रूप में पैदा नहीं होता। लेकिन एक स्थिति ये भी देखी जाती है कि 1956 के बाद जो लोग बुद्धिज्म में आगे बढ़े हैं, उनके यहाँ बच्चों का दीक्षा विधि का ऐसा कोई खास संस्कार भी दिखाई नहीं देता। क्या आपका यह ऑब्जर्वेशन है? हाँ, नहीं, ये तो सही बात है कि अपने यहाँ के जो नए बुद्धिस्ट लोग हो गए 1956 के बाद में, तो जैसे परंपरागत रहता है उसी प्रकार से अपने जो बुद्धिस्ट माँ बाप वहाँ पैदा हो गया, इसलिए वो बौद्ध हो गया। तो समन्वय समिति की भूमिका कैसे बनती है? तो समन्वय समिति की भूमिका यही है कि उन पर संस्कार किए जाएं, और वो भी विहारों के द्वारा। तो विहारों से हम लोग वहाँ संस्कार करेंगे बच्चे पर, और उस संस्कार से फिर बाद में वो सही बुद्धिस्ट कहलाएंगे। हाँ, तो आपके पास में ये जब से समन्वय समिति का ये निर्माण हुआ है, आपने कितना सक्सेस देखा है बुद्ध विहार समन्वय समिति का? बुद्ध विहार समन्वय समिति तो अभी चलना शुरू कर रही है जी, लेकिन मुझे लगता है कि हमने 2-3 अधिवेशन तो हमने ही देखे हैं जो राष्ट्रीय स्तर के हुए, और शायद उससे पहले से काम शुरू हुआ होगा जो हमारे ध्यान पे नहीं। 2014 से काम आप कैसे प्रकाश डालेंगे इस पर? हम तो यही कहेंगे भाई, हमारा जो प्रोग्राम है, काम है, वो हम शुरू है, और वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस होती है। कितना प्रतिशत कितना आता है इसे? अभी तो हमारे कुछ यूनिट्स हैं जहाँ पर बच्चों पर हम लोग संस्कार चलाते हैं। जैसे इस एरिया में देखेंगे कि अशोक भाव यहाँ पर संस्कार वर्ग चलाते हैं। उधर हम देखेंगे हमारे सुधीर चालखुरी जी है, वो एक विहार में वहाँ पर संस्कार वर्ग चलाते हैं। तो ऐसे जो कार्यकर्ता वर्ग है वो अपने एरिया में संस्कार वर्ग चलाते हैं बच्चों का, तो जिससे वो समझ सके कि भाई बुद्धिज्म क्या है, किस प्रकार से है, क्या करना चाहिए, विहारों में किस प्रकार से बर्ताव होना चाहिए, विहारों में जाते समय क्या करना चाहिए, किस प्रकार से बैठना चाहिए, वंदन पंचांग प्रणाम कैसे करना चाहिए। तो ये बातें हम लोग उसे पढ़ाते हैं, और उसके साथ में जैसे शिविर होते हैं, उनके स्टोरी टेलिंग होती है, बुद्धिस्ट स्टोरी होती है, उसके द्वारा भी उनको हम प्रबोधित करते हैं। क्या बुद्ध विहार समन्वय समिति का जो हिस्सा है उसमें उपासक उपासिकाएं और भिक्षु भिक्षुणी ये सारे लोग इकट्ठे हैं, या फिर ये सिर्फ उपासक उपासिकाओं का संघ है? अभी तो हमारे ये पूरा उपासक उपासिका, बहुत कम प्रमाण में हमारे पास भिक्षु वर्ग है। क्या समन्वय समिति भिक्षुओं का मार्गदर्शन लेती है? ऑफ कोर्स, भाई तो हमारा तो यही कहना है कि भिक्षु वर्ग ही आधार होता है धम्म का, धम्म जीवन का वही आधार है। तो उनका तो हमने सम्मान करना चाहिए, उनसे मार्गदर्शन लेना चाहिए, ये बातें तो हम लोग करते हैं। चलिए, अगर बहुत कम शब्दों में अगर आप बताना चाहें हमारे दर्शकों के लिए कि बुद्धिज्म की वो कौन सी बात है जो आपको बड़ी आकर्षित करती है, क्योंकि आप बुद्ध विहार समन्वय समिति का हिस्सा तो है, लेकिन आप जगह जगह जाकर प्रबोधन के सत्र भी चलाते हैं, तो हमारे दर्शकों के लिए बहुत कम शब्दों में आप क्या कहेंगे? बौद्ध धर्म का तो इतना ये है, यानी आज के जमाने के साथ, आज के समय के साथ हम देखेंगे तो डेमोक्रेसी के लिए जो चीजें जरूरी होती है, लोकशाही के लिए स्वातंत्र, समता, बंधुत्व, मुक्त विचार, दिमाग की आज़ादी, ये पूरी जो बातें है ना इससे यहाँ आती है। तो इसलिए तो मुझे लगता है कि यही उसका ताकत है इस धम्म की। बुद्ध धम्म की यही ताकत है कि बुद्ध धम्म अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है, वो समानता का समर्थन करता है, वो बंधुत्व का समर्थन करता है, और मैत्री उसके विश्व में प्रसिद्ध है। और स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व ये हमारे लोकतंत्रीय जीवन प्रणाली के लिए बड़े ही पोषक तत्व है। वो तो हमारे प्रस्ताविका का भी हिस्सा है, और इसलिए बाबा साहेब जब बुद्धिज्म की ओर जाते हैं तो उनके ध्यान में ये भी है जो बुद्धिज्म के जो वास्तविक जीवन आचरण के तत्व है, जो इस संस्कृति को, मतलब जिसे हम एक संवैधानिक संस्कृति कहे, उस संस्कृति को भी बढ़ावा देते हैं। हम चलेंगे, इस बातचीत को पूरा करेंगे अशोक भाऊ सरस्वती जी के साथ। भाऊ, आपके साथ आएंगे और इस बातचीत को हम पूरा भी करेंगे। एक बात भाऊ हम ये भी समझना चाह रहे हैं, हम बहुत सारे संगठनों से बात कर रहे हैं, कुछ लोग इस सेगमेंट पर भी काम करते हैं जिस पर आप काम कर रहे हैं, मतलब बुद्धिज्म का सेगमेंट, बौद्ध कल्चर का सेगमेंट, बौद्ध शिल्पों का सेगमेंट, बुद्ध धर्म के प्रचार प्रसार की बात वे करते हैं। उनकी एक बड़ी दुविधा है, या फिर कहें कि उनको ये लगता है कि ये बड़ा दर्द भी है कि
योग्य और प्रशिक्षित प्रचारकों का ना होना, और बाबा साहेब की एक बड़ी इच्छा रही कि वे बुद्धिस्ट सेमिनरी बनाना चाहते थे। बुद्ध विहार समन्वय समिति इस बात पर कैसा सोचती है? बुद्ध विहार समन्वय समिति ने 27 साल का टाइम बाउंड प्रोग्राम बनाया। 2014 से आगे 27 साल। तो पहला कदम है बुद्ध विहारों का महत्व और बुद्ध विहार समन्वय का ये फिलॉसफी, उसको समाज में फैलाना, नंबर 1। दूसरा कदम है कार्यकर्ताओं का नेटवर्किंग तैयार करना, और वो राष्ट्रीय लेवल पर, क्योंकि दिक्कत बड़ी है, समस्या बड़ी है। एक स्टेट, एक जिला, एक स्टेट नहीं कर सकता। उसको दिल्ली से लेकर कन्याकुमारी तक और आसाम से लेकर गुजरात तक, जब तक के भारत के सभी राज्यों से ये आवाज नहीं गूंजती, तब तक के ये समन्वय नहीं होगा। तीसरा कदम है जो हमारे नेटवर्किंग में कार्यकर्ता जुड़े, उनको तैयार करना, उनको प्रशिक्षित करना। तो हम तीसरे कदम पर है अभी, तो प्रशिक्षण के। मुझे आपको बताने में बड़ा आनंद होगा कि हमारा 3 दिन का राष्ट्रीय प्रशिक्षण अलीबाग में हुआ। क्या ये प्रतिवर्ष आयोजन होता है? कंटिन्यू ये प्रोसेस रहेगी, कंटिन्यू रहेगी। जोड़ना, प्रशिक्षित करना, जोड़ना, प्रशिक्षित करना। 3 दिन का अभी हुआ ये। और फिर बाद में जो महाराष्ट्र में जो रीजन है, मराठवाड़ा का हो गया, उत्तर महाराष्ट्र का हो गया, कोंकण का हो गया, विदर्भ का हो गया, पश्चिम महाराष्ट्र का हो गया। तो अभी मैं तो महाराष्ट्र में ज़्यादा समय दिया, अब इसके बाद मैं महाराष्ट्र में समय देने वाला नहीं हूँ। मैं परसों के दिन, शुक्रवार को, मैं दिल्ली जा रहा हूँ, और दिल्ली में उत्तराखंड, राजस्थान, बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश, ये 5 राज्यों के जो अगुवाई करने वाले कार्यकर्ता है, उनको मैंने 30 तारीख को समता बुद्ध विहार वहां पे बुलाया। समता बुद्ध। अच्छा, लेकिन एक बात तो बताइए भाऊ कि जैसे महाराष्ट्र में बाबा साहेब की धम्म क्रांति का एक बड़ा प्रतिबिंब नजर आता है, क्या ये महाराष्ट्र के बाहर भी नजर आता है? मुझे तो महाराष्ट्र से ज्यादा बाहर नजर आता है। महाराष्ट्र में कम दिखाई देता है। महाराष्ट्र में बातों नहीं काम ज्यादा दिखता, और उधर तो मुझे थोड़ा कंस्ट्रक्टिव काम। अच्छा, मतलब उधर करने वाला काम है, इधर कहने वाला काम है। वो नासमझ जरूर है, हाँ, उनमें ज्ञान कम है, लेकिन करने की उम्मीद रखते हैं। चलिए भाऊ, हम इस बातचीत को पूरा करेंगे यहाँ पर, लेकिन आपकी एक अंतिम टिप्पणी लेना चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए कि बुद्ध विहार समन्वय समिति की ओर से इस 66 साल के आंकलन में अगर आप कुछ कहना चाहें तो आप क्या कहेंगे? हम बौद्ध बने, अभी बौद्ध दिखना भी चाहिए। बौद्ध बनो, बौद्ध दिखो, और लोगों में इतना विश्वास निर्माण करो कि आप खुद मॉडल बनो। बौद्ध पद्धति से जीवन पद्धति का अनुसरण हम लोगों ने करना चाहिए। हमारे हर घर में हमारे बच्चों की दीक्षा होनी चाहिए। मेरे लड़के का दीक्षा विधि हुआ, 60,000 रुपए का खर्चा मैंने किया दीक्षा विधि पर। क्यों किया होगा? क्योंकि मैं मॉडल बनना चाहता। मैं अगर ऐसा करता तो मेरे बाकी साथी भी उसका अनुकरण करेंगे। तो आज मेरे घर में वो वातावरण निर्माण हुआ। तो हर घर में दीक्षा होनी चाहिए, हर घर में उनके नाम बदलने चाहिए। मेरा नाम अशोक नामदेवराव इंगड़े, अब भी नहीं जानती इंगड़े हूं करके मैं। बिल्कुल नहीं, तो आपको अशोक सरस्वती के अशोक सरस्वती, मुझे अशोक सरस्वती बोधि के नाम से जानते हैं। सरस्वती इज माय मदर नेम और बोधि इज माय बुद्धिस्ट नेम। बुद्धिस्ट जो हमारी पहचान है वो पहचान। सरनेम तो हमारे सब लोगों ने छोड़ देना चाहिए। या तो सबने बौद्ध लगाना चाहिए,
या तो सबने बोधि लगाना चाहिए या तो सबने अंबेडकर लगा देना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर। समन्वय समिति ने इसके लिए कुछ ये किया है? आने वाला जो अधिवेशन है पुणे में, हमारा दूसरा नेशनल अधिवेशन पुणे में 25-26 फरवरी 2023 को है आनंद में, और देश के कोने कोने से 2000 प्रतिनिधि वहां पे आएंगे। आप आवाज इंडिया को हम और ये अधिवेशन इन चीजों पर केंद्रित होगा, इन चीजों पर केंद्रित होगा। हम आपको एक बात बता देते हैं कि जो सरनेम है वो जाति की पहचान के रूप में भी उपस्थित होते हैं, और भारत की जाति व्यवस्था को उखाड़ फेंकना ये बाबा साहेब के जीवन का बड़ा विशेष लक्ष्य रहा है। हम लोग जब यहाँ बुद्ध विहार समन्वय समिति से ये बातचीत कर रहे हैं तो ये बात भी उभरकर सामने आती है कि केवल दीक्षा नहीं, उसके साथ नाम बदलने का भी काम हो, ताकि वो सरनेम जो जातिवाचक है और जातियों को व्यक्त करते हैं, उससे पहचान दिलाते हैं, उन्हें भी छोड़ना होगा और एक बौद्ध के रूप में परिचित होना होगा। इस व्यवस्था के साथ लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। वंदन करू या शांति दुताला, वंदन करू या शांति दुताला, गौतमाला भगवंताला, वंदन करू या शांति दुताला। त्रैलोक्याची प्राप्ती झाली, त्रैलोक्याची प्राप्ती झाली, ज्ञानदीपाची ज्योत लाविली, ज्ञान मार्ग दाविला, वंदन करूया शांती दुताला, गौतमाला भगवंताला, वंदन करूया, वंदन करूया, वंदन करूया शांति दुताला। हम यहाँ बातचीत कर रहे थे बुद्ध विहार समन्वयक समिति के साथ। सर, आप लोग सब हमारे साथ आए, हमसे बातचीत की। इस पूरी बातचीत के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम यहाँ रुकते हैं, लेकिन इस वादे के साथ रुकते हैं कि हम किसी और संगठन के साथ आपको मिलाएंगे, क्योंकि ये बाबा साहेब की धम्म क्रांति का 66 सालों का एक छोटा सा आंकलन आपके पास पहुंचा रहे हैं। आप बने रहिएगा।